सिंघानिया बिल्डकॉन ग्रुप प्रेजेंट्स जन गण मन प्रॉपर्टी फेस्ट बम्पर लकी ड्रॉ के साथ 20 जनवरी से 30 जनवरी तक। हम हैं सिंघानिया बिल्डकॉन। 1 फरवरी वो तारीख जिस दिन होता है देश के बही खाते का हिसाब। जनता देखती है अपना हिस्सा, हर वर्ग चाहता है ग्रोथ की पॉकेट मनी। महिला, युवा, नौकरी पेशा, व्यापारी, सभी को है उम्मीदें। बजट से हम लोग यही उम्मीद करेंगे कि आम जनता का ध्यान रखा जाए, मिडिल क्लास फैमिलीज का ध्यान रखा जाए, जो भी हो अच्छा हो ताकि सब लोग सेटिस्फाई हो। युवाओं को बैंक ज़्यादा से ज़्यादा लोन प्रोवाइड करे जिससे युवा या तो पढ़ सके या रोजगार अपना स्थापित कर सके। महंगाई कम करने के लिए सीधे सीधे पेट्रोल डीजल को ही सबसे पहले सरकार को जो ज़्यादा टैक्स लगा रखा उस टैक्स के ऊपर उसको वापस लेना चाहिए। उम्मीद किया जाता है कि 5 लाख को कम से कम सेंट्रल गवर्नमेंट इस बार 7.5 और 8 लाख की दायरा करे। बजट में बहुत लोगों के लिए अच्छा और बुरा सब आता है, पर हेल्थ सेक्टर में कुछ होना चाहिए उसका। उम्मीदें हो भी क्यों ना, पिछले 2 सालों से कोरोना ने सबकी कमर तोड़ रखी है, मगर काली रात के बाद फिर उम्मीद की वो सुबह आई है जब देश की अर्थव्यवस्था पटरी पर लौटती नजर आ रही है। अर्थव्यवस्था न सिर्फ पटरी पर लौटी है बल्कि अप्रत्याशित रफ्तार से आगे भी बढ़ रही है। ऐसे में जनता वित्त मंत्री की तरफ निगाहें टिकाए बैठी है कि बजट के पिटारे से उनके लिए भी कई सारी सौगातें निकलेंगी। क्या पूरी होंगी सबकी उम्मीदें? वित्त मंत्री के बही खाते में किसको कितना हिस्सा मिलेगा और कैसी होगी कहानी बजट की? नमस्कार, मैं हूं आकांक्षा और आम बजट को लेकर हमारे इस खास सेगमेंट में आप सभी का स्वागत है। कोरोना महामारी का प्रकोप झेल रही देश की जनता को आम बजट का बेसब्री से इंतजार है। हर किसी को उम्मीद है कि इस बार का बजट लोक लुभावन होगा। हालांकि अब देश की अर्थव्यवस्था न केवल पटरी पर लौट आई है बल्कि तेजी से आगे बढ़ रही है। ऐसे में तमाम सेक्टर वित्त मंत्री की तरफ उम्मीद लगाए बैठे हैं कि बजट के पिटारे में से उनके लिए भी कुछ ना कुछ सौगात जरूर निकलेगी। बजट से किस किस को क्या मिलेगा, इस बात से पर्दा तो 1 फरवरी को ही उठ सकेगा जब केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण बजट 2022-23 पेश करेंगे। बहरहाल बजट से पहले आपको यह जरूर जानना चाहिए कि आम बजट का इतिहास क्या है और इससे जुड़े रोचक तथ्य क्या हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं बजट के इतिहास के बारे में। भारत में पहला बजट 7 अप्रैल 1860 को पेश किया गया। पहले बजट को ब्रिटिश सरकार के वित्त मंत्री जेम्स विल्सन ने पेश किया था। वो वित्त मंत्री थे उस समय के। और वहीं आजादी के बाद देश के पहले वित्त मंत्री आर.के. षणमुखम चेट्टी बने। आर.के. षणमुखम चेट्टी ने 26 नवंबर सन 1947 को बजट पेश किया था और फिर संविधान गठन हुआ। उसके बाद पहला बजट 28 फरवरी 1950 को पेश किया गया था। वैसे तो देश का बजट हमेशा से ही वित्त मंत्री पेश करते आते हैं, लेकिन भारत के इतिहास में 3 बार ऐसे मौके आए हैं जब प्रधानमंत्री ने आम बजट पेश किया। दरअसल कई ऐसे प्रधानमंत्री भी हुए हैं जिनके पास वित्त मंत्रालय का भी अतिरिक्त कार्यभार था। इनमें जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी और राजीव गांधी भी शामिल हैं। और आइए आपको जानकारी देते हैं बजट की प्रक्रिया की। दरअसल बजट को वित्त मंत्रालय, नीति आयोग और दूसरे मंत्रालय मिलकर तैयार करते हैं। वित्त मंत्रालय खर्च के आधार पर गाइडलाइन जारी करता है और फिर अलग अलग विभागों के बीच फंड देने को लेकर चर्चा होती है। अमूमन देखा जाता है कि अगस्त सितंबर से बजट बनने की शुरुआत होती है। किस विभाग को कितनी रकम मिले इसका वित्त मंत्रालय ब्लूप्रिंट बनाता है और फिर अक्टूबर नवंबर के दौरान अन्य मंत्रालयों के साथ बैठक होती है और फिर सारी चीजें तय की जाती हैं। बजट से जुड़े कई रोचक तथ्य भी हैं, जैसे वित्त मंत्री का भाषण सबसे सुरक्षित दस्तावेज होता है। बजट से 2 दिन पहले छपने के लिए भेजा जाता है। हालांकि इस बार बजट डिजिटल रूप में पेश किया जाएगा। बजट की छपाई के दौरान वित्त मंत्रालय के सभी अधिकारी कर्मचारी दफ्तर में ही रहते हैं। यहां तक कि स्टाफ को परिवार से भी बातचीत की इजाजत नहीं दी जाती है। बजट से जुड़े लोग और प्रकाशन पर बड़ी नजर रखी जाती है, कड़ी और पैनी नजर रखी जाती है उनके ऊपर। और ये बहुत खास रहता है ये बजट, इसलिए इसके साथ ढेर सारे जो रोचक तथ्य थे उसके बारे में भी हमने आपको जानकारी दी है।
और अब बात करते हैं बजट दस्तावेज को आखिर मंजूरी कैसे मिलती है, इसकी भी जानकारी हम आपको देते हैं। तो आपको बता दें, वित्त मंत्री को बजट की पहली ड्राफ्ट कॉपी दी जाती है और बजट पेश करने से पहले राष्ट्रपति की अनुमति लेना बेहद जरूरी होता है। राष्ट्रपति की मंजूरी मिलती है, उसके बाद ही बजट को मंत्रिमंडल के सामने रखा जाता है और इसके बाद इसे संसद के दोनों सदनों में पेश किया जाता है। आम बजट के 2 हिस्से होते हैं, इन्हें 2 हिस्सों में बांटा जाता है। पहले हिस्से में आर्थिक सर्वे और नीतियों का ब्यौरा होता है, तो वहीं दूसरे हिस्से में प्रत्यक्ष और परोक्ष कर के प्रस्ताव रखे जाते हैं। तो ये तो रही बात देश के पहले बजट से लेकर अब तक की, मगर अब जानने की कोशिश करते हैं कि इस बार के बजट से लोगों की उम्मीदें क्या-क्या है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने उनसे हाउसवाइफ्स को क्या कुछ उम्मीदें हैं और युवाओं की बजट से क्या आस है, हमने इस पर खास बातचीत की है। आइए जानते हैं क्या है इनकी बजट से उम्मीदें। मध्य प्रदेश की आर्थिक राजधानी इंदौर की अगर बात की जाए तो महिलाओं को हर एक क्षेत्र से उम्मीद इस बार जो वित्त मंत्री है निर्मला सीतारमण उनसे ज़्यादा नज़र आ रही है। भले स्टार्टअप पॉलिसी हो, एजुकेशन सेक्टर हो या फिर घर चलाने को लेकर। आइए महिलाओं के बीच चलते हैं और समझते हैं क्या कुछ चाहती हैं इस बार वो आम बजट से। बजट काफ़ी महंगाई बढ़ गई है। हम चाहते हैं हाउसवाइफ हैं तो थोड़ा सा सब चीज़ों के दाम सही होए ताकि हम लोग को तकलीफ ना होए। उम्मीद तो इतनी है कि थोड़ी रियायत बरती जाए। जो महंगाई बढ़ती जा रही है, जैसे कि आपको भी पता है रोज़मर्रा की ज़िंदगी में जो तकलीफ़ें उठा रही है आम जनता, उसमें थोड़ा आम जनता को देखते हुए अगर रखेंगे बजट तो बहुत ही अच्छा होगा, जिसमें कि ज़्यादा फेस हाउसवाइफ को ही करना पड़ता है। जो महंगा होता जा रहा है, तेल, सब्ज़ी, राशन, दूध, ये सब सारी चीज़ें हैं, बहुत सारी दिक्कतें आती हैं जो डेली हम लोग फेस करते हैं। हम तो यही उम्मीद रखेंगे कि जो भी हो अच्छा हो ताकि सब लोग सेटिस्फाई हो। मेरे को बजट से ये उम्मीद है जैसे कि सुकन्या समृद्धि योजना दी गई है बच्चियों के लिए, वैसे बाकी युवाओं के लिए भी योजना दी जाए। सीतारमण जी से विनती करती हूँ कि ये सब योजना दी जाए, जैसे कि जैसे आगे मतलब जो बड़ी लड़कियाँ हैं वो भी बहुत इन्वेस्टमेंट कर सकें और अपने आप को आगे बढ़ा सकें। बजट से हम लोग यही उम्मीद करेंगे कि आम जनता का ध्यान रखा जाए, मिडिल क्लास फैमिलीज़ का ध्यान रखा जाए। जो सर्विस टैक्स है जो बहुत ज़्यादा बढ़े हुए हैं कि हम हॉस्पिटल का बिल पे कर रहे हैं तो 18% हमें देना पड़ रहा है, और हम मेडिकल कोई पॉलिसी लेते हैं, इंश्योरेंस कराते हैं तो वो सर्विस टैक्स बहुत ज़्यादा है। और नौकरी पेशा लोग तो अपनी सैलरी पर भी टैक्स देते हैं, उसके बाद भी हम कहीं भी जाते हैं तो हमें टैक्स पे करना पड़ता है। तो गवर्नमेंट से यही उम्मीद है कि टैक्स थोड़ा कम करें। इस बार के बजट से मुझे बहुत सारी उम्मीदें हैं कि थोड़ा बजट में फ़र्क आए, क्योंकि एक मैं मिडिल क्लास फैमिली से हूँ मैम, तो मेरे घर का जो बजट है, हम लोग बजट बना के रखते हैं, वो हर बार डगमगा जाता है क्योंकि रेट हमेशा बढ़ते घटते रहते हैं। तो एक फिक्स होना चाहिए कि क्या है क्या नहीं। पूरा घर का बजट महंगाई बढ़ने से गड़बड़ा जाता है, बहुत सोच समझ के खर्चा करना पड़ता है। इस बार ये उम्मीद है कि बजट कम से कम महंगाई लाए, मतलब और सारी चीज़ सस्ती हो। गैस सिलेंडर कम होना चाहिए, खाद तेल इतना हाई चला गया है वो भी कम होना चाहिए। जितना भी राशन हो थोड़ा कम बजट होना चाहिए कि जिससे हम घर चला सकें, मतलब बजट ना गड़बड़ाए। मैं चाहती हूँ कि मैं जो भी इन्वेस्टमेंट करूँ एटलीस्ट मुझे उसका 75% तो बेनिफिट मिले। जैसे आजकल SIP वगैरह और काफ़ी चीज़ें आ गई है, LIC वगैरह हो गए, वो फिर इन्वेस्टमेंट के उसमें आते ही नहीं है। हाँ, वो मेरा पर्सनल इन्वेस्टमेंट है पर मुझे उसकी छूट नहीं मिलती, तो ऐसा लगता है क्यों ही हम इन्वेस्टमेंट करें, क्योंकि इनकम जरा इतना नहीं वो हो पाता है जितना कि हम लोग इन्वेस्टमेंट बता सकते हैं। और उसके बाद जो हाउसिंग लोन होता है हमारा, उसका इंटरेस्ट जो जाता है 24 सेक्शन 24 में, वो उसकी लिमिट है सिर्फ 2 लाख तक हमको इंटरेस्ट की छूट मिलती है। मैं चाहती हूँ कि अगर हम हाउसिंग लोन है, वही जो मैंने कहा है कि 40 लाख वगैरह हमने लिया है, तो साल भर का जो हम लोग रिपेमेंट वगैरह हम करते हैं, EMI भरते हैं, उसमें 2 लाख से काफ़ी ज़्यादा हमारा इंटरेस्ट हो जाता है। तो वो जो 2 लाख से ऊपर का अमाउंट जाता है वो फिर बेचते चला जाता है, तो हम चाहते हैं उसकी भी लिमिट बढ़े। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण भारत का आम बजट पेश करने वाली है। इस बजट से युवाओं को काफ़ी उम्मीदें हैं। आखिर देश का युवा क्या चाहता है इस बजट में, सीधे युवाओं से ही जानते हैं। पहली बात तो ये है कि पिछले कुछ टाइम से इकोनॉमी की हालत ख़राब है,
तो सबसे पहला मेरे हिसाब से जो लगता है मुझे, वो उनका फोकस होना चाहिए अनएम्प्लॉयमेंट के ऊपर, क्योंकि अभी सबसे बड़ी प्रॉब्लम वो है, वर्ल्ड वाइड है, नॉट इन इंडिया इटसेल्फ। और हम लोग का इन्फ्लेशन बढ़ते जा रहा है, तो मतलब गवर्नमेंट को भी इंजेक्ट करना चाहिए मार्केट में पैसा, ताकि इन्फ्लेशन कंट्रोल पे आए। तो मेरी तो यही राय है कि इन्फ्लेशन अगर कंट्रोल होगा, बाकी सब चीज़ों तो सब ठीक हो जाएगा। और पेट्रोल के दाम भी जैसे हैं, पेट्रोल एक लौती चीज़ है जो हर चीज़ को अफेक्ट करेगी। ट्रांसपोर्ट है, हर चीज़ में ट्रांसपोर्ट लगता है। पेट्रोल अगर दाम बढ़ गया तो आप जानते हैं कि इकोनॉमी में अपने आप फिर सारी चीज़ों का प्राइस बढ़ते जाता है। तो एक चीज़ है जो फोकस करना चाहिए। भोपाल जैसे शहर जो हैं, यहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग हब्स नहीं बना सकती गवर्नमेंट, क्योंकि वो ये हमेशा तर्क देते हैं कि वी डोंट हैव पोर्ट्स, हमारे पास पोर्ट नहीं है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट का सही से साधन नहीं बन पा रहा है। तो मैं ये एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि वो छोटे शहरों की तरफ, जैसे भोपाल हुआ, जबलपुर हुआ, इंदौर हुआ, इन शहरों को इंसेंटिव देंगे और यहाँ पे सर्विस सेक्टर को इन्वाइट करेंगे। जैसे BPOs हुए, जैसे बेंगलोर में है, पुणे में है, तो ये उनको इनवाइट करना चाहिए, सर्विस सेक्टर को प्रमोट करना चाहिए। एंड सेकंड वन थिंग इज़ दैट कि हम ये कहते हैं कि MSMEs जो मेक इन इंडिया गवर्नमेंट लेकर आई थी, वो बहुत अच्छी स्कीम थी हम यंगस्टर्स के लिए, क्योंकि MSME से ही हम रोज़गार पैदा कर सकते हैं और कंट्री को सपोर्ट कर सकते हैं। तो उसके लिए सरकार को सबसे पहले जो लाइसेंसिंग राज है, लाइसेंसिंग राज मतलब कि इतने सारे डिपार्टमेंट से NOCs लेनी पड़ती है एक छोटा सा प्लांट लगाने के लिए, कि बहुत ज़्यादा आदमी परेशान हो जाता है। मैं तो लोन वाली प्रोसेस में ही नहीं जा रहा हूँ। जब प्लांट लगने के बाद पंचायत लेवल से लेके, अगर नगर निगम से लेकर डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन तक अगर जाने की बात हो, तो अप्रोक्सीमेट 40 जगह से NOCs लेनी पड़ती है। तो इसको थोड़ा सा गवर्नमेंट को डाइल्यूट करना चाहिए बजट में, और युवाओं को इसमें इंसेंटिव्स देने चाहिए। बजट को लेके तो मेरा यही सुझाव रहेगा कि युवाओं को बैंक ज़्यादा से ज़्यादा लोन प्रोवाइड करे, जिससे युवा या तो पढ़ सके या रोज़गार अपना स्थापित कर सके। जैसे संविदा की बात करें अपन, कि जैसे भर्ती नहीं कर रहे और भर्ती की जो निकालते हैं उसमें भी वैकेंसियाँ इतनी खाली हैं, चाहे रेलवे से लेके हर चीज़ें अपन देख लें, किसी चीज़ में ना भर्ती कर पा रहे हैं। तो सुझाव मेरा यही है कि ज़्यादा से ज़्यादा भर्तियाँ हर क्षेत्र में निकालें, हर विभाग में निकालें, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा युवाओं को और नए लोगों को मौका मिलना चाहिए। सबसे पहले तो युवाओं को उम्मीद है कि पेट्रोल का दाम कम होना चाहिए, और सरकार यदि कोई सब्सिडी और सब चीज़ लेके आ रही है, उनमें यदि कोई नया ऑफर लेके आती है कंपनी सरकार, तो ज़्यादा अच्छा लगेगा। बजट में क्या है, मैं चाहता हूँ कि जितने भी लोग हैं, देशवासी हैं, जैसे उज्जैन, भोपाल, इंदौर, जितने भी लोग हैं, तो जो हॉस्पिटल के एक्सपेंसेस जो आ रहे हैं अभी बिल बड़े बड़े, उसको लेके कुछ वो किया जाए, जिससे कि आम आदमी पे जो लोड आता है। आज मान लीजिए जितनी भी योजनाएं चालू करी है मोदी जी ने और सबने, उसमें उसका सही उपयोग मिल पाए, आयुष्मान कार्ड का उपयोग मिल पाए, और सब चीज़ों का व्यवस्थित सारा बेनिफिट होना चाहिए। तो आम आदमी से लेकर उद्योग जगत को इस बजट से खासी उम्मीदें हैं। खासकर मिडिल क्लास को आयकर में छूट की सीमा बढ़ने की उम्मीद है। वहीं व्यापारियों को आर्थिक संकट से उबारने के लिए इस बजट में कोई प्लान भी सामने आ सकता है। तो चलिए जानते हैं इस बार के बजट में व्यापारियों और नौकरी पेशा को क्या क्या उम्मीदें हैं। आगामी केंद्रीय बजट को लेकर कई लोगों की उम्मीदें हैं कि ये बजट राहत भरा होना चाहिए, और मध्य प्रदेश की आर्थिक राजधानी इंदौर में व्यापारी क्या चाहते हैं, उन्हीं से जानने की कोशिश करते हैं कि उनकी केंद्रीय बजट को लेकर क्या अपेक्षाएं हैं। व्यापारियों का जो बजट है वो स्वर्ण होना चाहिए, बढ़ावा नहीं होना चाहिए, ताकि कोरोना के कारण पहले ही बहुत वो नुकसान हो चुका है, तो सामान्य बजट आवे तो इसकी वजह से व्यापारियों को मतलब एक बार उत्साह बढ़ जाएगा। आम आदमी तो बहुत परेशानी में महसूस कर रहा है। पेट्रोल और डीजल के जो दाम होने बढ़े हैं, उसके कारण जो महंगाई बढ़ी है, उससे आदमी बहुत त्रस्त है, और हम चाहते हैं कि ये सब महंगाई कम करने के लिए सीधे सीधे पेट्रोल डीजल को ही सबसे पहले सरकार को जो ज़्यादा टैक्स लगा रखा, उस टैक्स के ऊपर उसको वापस लेना चाहिए। वो टैक्स वापस लेंगे तो सभी चीज़ों के है। अभी मैं उज्जैन से इंदौर आ रहा हूँ, बस वालों ने किराया बढ़ा दिया, बोले डीजल का भाव बढ़ गए। इस तरीके हर किराने वाला कहता है ट्रक के भाव बढ़ गए। तो ये डीजल पेट्रोल की ही एक मेन चीज़ है, उसी के ऊपर सारा निर्भर करता है। व्यापारी वर्ग तो ये चाहता है कि जैसे ये कोरोना के 2 से 2.5 साल हुए हैं, तो व्यापारी वर्ग बहुत काफ़ी ज़्यादा परेशान है। तो सरकार से यही उम्मीद है कि थोड़ी राहत मिले हम लोगों को। जैसे हम लोग जैसे खाने पीने के व्यापार से जुड़े हुए हैं, तो इस कोरोना काल में जो होटल
का जो व्यवसाय है, रेस्टोरेंट जो लाइन है, सबसे ज़्यादा मार इस पे पड़ी है। तो जो भी सरकार राहत देगी वो तो हमारे लिए सबसे अच्छा रहेगा। कम से कम टैक्सेशन में कमी कर, बिल्कुल टैक्सेशन में जो थोड़ी राहत मिले तो अच्छा है। आपके रॉ मटेरियल पे भी उसका फर्क पड़ेगा। हाँ जी, अब जैसे जो भी अब रॉ मटेरियल महंगा आ रहा है तो उस पर भी थोड़ा सा टैक्सेशन कम हो जाए तो हमें ज़रा व्यापार में आसान रहे। इस बार के बजट में माननीय वित्त मंत्री जी के पास बहुत कुछ करने को है। पिछले 15 सालों से हम देख रहे हैं कि जो मैक्सिमम मार्जिनल रेट है वो इंडिविजुअल के केस में 30% पे जा रहा है, जबकि कंपनी के केस में 400 करोड़ की कंपनी तक 25% तक है। छोटे करदाता जो है, जो किराना व्यवसायी है, ये जिनका टर्नओवर 10 करोड़ 15 करोड़ है, उनको 30% टैक्स देना पड़ रहा है, जो बड़ा विसंगतिपूर्ण है। वित्त मंत्री जी से इस बार बहुत पुरजोर तरीके से हमारी अपील है कि वो टैक्स रेट को कम करे और सब टैक्स रेट समान रूप से करे। एक निर्धारित हम एक स्थिर चाहते हैं कि ये बजट एक स्थिरता लाए, और बजट क्योंकि ये एक अच्छी चीज़ कर रही हैं माननीय निर्मला सीतारमण जी, मैं काफ़ी अच्छा प्रभार मानता हूँ, उनका आभार मानता हूँ, क्योंकि वो एक स्थिरता लाती है। वो उनके बजट में एक निर्धारित तरीके से बढ़ाना चाहती है, कि वो चाहती है, उनका एक विज़न है कि वो अपने देश को 5 ट्रिलियन की इकनॉमी करे। तो हम बिज़नेस व्यापारी उसका चाहते हैं कि वो इकनॉमी बढ़ती रहे बढ़ती रहे बढ़ती रहे, हम उनमें सहयोग देते रहें। देश का आम बजट पेश होने वाला है। पूरे देश की निगाहें आम बजट पर टिकी हुई हैं। हर वर्ग को बजट से काफ़ी उम्मीद है। अधिकारी कर्मचारी बजट से क्या उम्मीद रखते हैं, जानते हैं, बात करते हैं सीधे अधिकारी कर्मचारियों से ही कि उन्हें बजट से क्या उम्मीद है। ये बजट पेश हो रहा है, किस तरह से कर्मचारियों को, आप लोगों को उम्मीद है, कैसा होना चाहिए आम बजट में, क्या कुछ? कर्मचारियों को तो बहुत उम्मीद अभी केंद्र सरकार पर है, क्योंकि मोदी जी सबका विकास, सबका ये नारा लगाए हुए हैं। हम लोगों को भी एक उम्मीद है कि जो क्रीमी लेयर है, जो विगत कम से कम 5 साल से समय से 8 लाख ही उसका सीमा निर्धारित किया गया है, वर्तमान में कम से कम हम चाहते हैं वो 10 लाख रुपया हो, ताकि जब जब महंगाई भत्ता बढ़ रही है तब तब हमारा वेतन में जुड़ जाता है, और जुड़ने से हम हमारे जो बच्चे हैं वो क्रीमी लेयर के से बाहर 8 लाख जब तक आगे नहीं बढ़ाते उसको फ़ायदा नहीं हो पा रहा है। हमें पूरा उम्मीद और रखे हैं कि अभी के जो बजट में क्रीमी लेयर की दायरा है वो 8 लाख से 10 लाख किया जाए। किस तरह से उम्मीदें हैं कर्मचारियों के साथ साथ सभी वर्गों का है। वैश्विक महामारी के दौर में बहुत से जो जिनके कमाने खाने वाले हैं, उनकी निधन से उन परिवारों के ऊपर आर्थिक संकट खड़ा हो गया है। तो सरकार से अपेक्षा है कि इस बजट में उन कोरोना पीड़ित परिवारों के लिए एक मुश्त हर माह को एक अनुदान की राशि निश्चित की जाए, कम से कम 7,500 रुपये एक एक परिवार को मिले, तो उनकी जो जीविका चलती रहे। वैसे ही रोज़गार के अवसर समाप्त हो गए हैं कोरोना महामारी में। दूसरा, एक निजीकरण पे रोक लगनी चाहिए। निजीकरण होने से ये हो रहा है कि सरकारी भर्तियां ख़त्म सी होती जा रही हैं, तो युवा जो हैं, जो पढ़े लिखे हैं, वो बेरोज़गार होते चले जा रहे हैं। इसलिए सरकार से मांग है कि वो अपने इन बातों पे विचार करे और इसको अपने बजट में शामिल करे। जब भी केंद्रीय बजट का समय आता है तो फरवरी मार्च में प्रदेश और देश के सारे कर्मचारी आशा भरी निगाहों से देखते हैं कि हो सकता है कि इस बार इनकम टैक्स के दायरे में आयकर जो कटौती होती है कर्मचारियों की, उसके दायरे में सरकार वृद्धि करे। लेकिन आशा भरी निगाहों से हम प्रत्येक वर्ष देखते हैं, लेकिन जिस अनुपात में बढ़नी चाहिए आयकर के दायरा वो नहीं हो पा रही, जिसके कारण कर्मचारी वर्ग निराश हो जाते हैं। इस साल भी हम सभी कर्मचारीगण आशा भरी निगाहों से मोदी सरकार के ऊपर देख रहे हैं कि मानक कटौती की दर को बढ़ाएं। अभी वर्तमान में 5 लाख है, उसके बाद फिर 2.5 लाख के ऊपर और उसके ऊपर फिर परसेंटेज बढ़ते जाते हैं। हम देखते हैं कि तृतीय वर्ग कर्मचारियों का लगभग 1 या 2 महीने का जो वेतन है वो पूरे इनकम टैक्स में चला जाता है। तो उम्मीद किया जाता है कि 5 लाख को कम से कम सेंट्रल गवर्नमेंट इस बार 7.5 और 8 लाख की दायरा करे। हमारी ये उम्मीद है कि महिला को सबसे पहले सुरक्षा दिया जाए, और हमको जब जिस कार्यालय में हम नौकरी कर रहे हैं उस कार्यालय में हमें सुरक्षित महसूस कराया जाए, और उसके साथ ही साथ हमको एक सुरक्षा हर तरीके से मिलनी चाहिए। मैं विगत कई वर्षों से देख रहा हूँ, केंद्रीय बजट पेश होने के साथ साथ उसमें रेल बजट को समायोजित कर दिया गया है, जबकि रेल बजट अलग होना चाहिए, क्योंकि वो आम जनजीवन और गरीब लोगों से जुड़ा हुआ जो है जीवन चक्र का पहिया है कहना चाहिए। तो उसको एक अलग बजट करके प्रस्तुत करना चाहिए, उसको समायोजित नहीं करना चाहिए। वो
अभी जो अत्यधिक रेल दुर्घटनाएं हुई हैं ट्रैक नहीं बदलने के कारण और कई कारणों से हुई हैं, डब्बे भी ज्यों के त्यों दिखते हैं, तो रेल बजट को अलग करके उसका रेलवे का निजीकरण भी ख़त्म होना चाहिए और उसको शासकीय करके उसको यानी इतने अच्छे स्वरूप में लाना चाहिए कि आम जो आए देखें तो लगे, बाहर वाले भी देखें, विदेश वाले भी देखें तो लगे कि हाँ यहाँ का रेल बहुत अच्छा है। जब हम दूसरे जगहों विदेशों के रेलों को देखते हैं, उनके डब्बों को, उनकी सीटिंग व्यवस्था को, तो हमको लगता है कि हमारी कब ऐसी व्यवस्था बनेगी। देश का युवा चाहता है कि उसकी बेरोजगारी की जो समस्या है वह दूर हो। आज देश में बेरोजगारी की दर 7.6% है। केंद्र सरकार को इस बजट में नए प्रावधानों को लाना चाहिए जिससे कि देश के जो युवा बेरोजगार हैं उनको रोजगार के अवसर प्राप्त हो सकें, क्योंकि बेरोजगारी की समस्या से विगत काफ़ी लंबे समय से हमारे देश के युवा बेरोजगार जूझ रहे हैं और उनमें धीरे धीरे एक निराशा का माहौल छाते जा रहा है। केंद्र सरकार को इस दिशा में अवश्य बहुत अच्छा प्रयास करना चाहिए, चाहे वो आईटी का सेक्टर हो, चाहे वो किसी भी प्रकार के सेक्टर हों, ताकि देश का युवा अपना रोज़गार प्राप्त कर सके और बेरोजगारी की समस्या से कुछ हद तक उसको निजात मिल सके। और इसी के साथ हमारे इस खास कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए ABC 24। नमस्कार।